बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मईशत के हवाले से बात करने जा रहे हैं और एक स्टेटमेंट कोट करेंगे चेयरमैन FBR की। ताजरों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने काफ़ी बुलंद बांग दावे किए हैं, उनको हम शामिल करेंगे और फिर अपने मेहमानों से उनका ओपिनियन जानेंगे कि क्या ये बुलंद बांग दावे और ये सारी बातें पूरी हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। चेयरमैन FBR कहते हैं कि मुल्क में सबसे ज़्यादा गरीब शख्स 17 से 18% टैक्स दे रहा है, जबकि अमीर टैक्स नहीं दे रहे हैं। अगर चेयरमैन FBR ये खुद दावा कर रहे हैं तो फिर नाज़रीन सोच लें कि क्या सूरत हाल होगी। ताजरों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में तकरीबन 5 खरब रुपए सालाना कमी का सामना करना पड़ रहा है। अमीर तबका मुकम्मल तौर पर टैक्स नहीं देता। मैं एमनेस्टी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। फॉरेक्स के मामले पर हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं, उनको सराहना जरूरी है। चेयरमैन FBR ने मजीद कहा कि हम एक ऐसा निज़ाम बना रहे हैं, क्योंकि सवाल ये रेज होता है कि अगर आप लोगों के पास तमाम तर मसाइल हैं तो फिर उनका सोल्यूशन क्या है, जिनको हाईलाइट किया है उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सोल्यूशंस क्या हैं। तो चेयरमैन FBR ये कह रहे हैं कि हम ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जिससे तमाम लोग टैक्स नेट में आ सकेंगे। ये पॉसिबल होगा या नहीं, ये होगा आज का हमारा बेसिक सवाल। FBR से काली भीड़ों का खात्मा मुकम्मल तौर पर करना है, ये हमारा मिशन है। FBR पर इस वक्त हुकूमत या किसी भी इदारे का कोई प्रेशर नहीं है। इस बात को जो है वो मेंशन किया है चेयरमैन FBR ने। स्मगलिंग रोकने के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब करें। मजीद क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है, क्या स्ट्रेटजीज अपनाने की बातें हो रही हैं, इसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं और उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं कि चेयरमैन FBR जो बुलंद बांग दावे करें, जो बड़ी बड़ी बातें करें और ऐसा निज़ाम लाने की बात करें जिसमें गरीबों के साथ साथ अमीर तबका भी टैक्स नेट में शामिल हो सकेगा, ऐसा होगा या नहीं, उन्हें से जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो पैनल मौजूद है तारुफ कराते हैं जी। इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, नईम सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे सर। सीनियर तज्जियाकार फरूख नवाज भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें सर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और माहिर इक्तसादियात हमारे साथ मौजूद है शकील रामे साहब। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। ये 2-3 जुमले जो मैंने चेयरमैन FBR के शामिल किए हैं सर, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर इजहार ख्याल करें कि क्या कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम बनाया जा सकता है और एक जामे हिकमत अमली मुरतब करने का कह रहे हैं चेयरमैन FBR की, जिसके तहत अमीर लोग भी टैक्स नेट में शामिल हो सकेंगे। जी रामे साहब। अच्छा, थैंक यू। मैंने कहा पता नहीं आप किसी गेस्ट जी जी को सर, आपसे कह करें, रही आपसे। अच्छा, देखें, जो मैं बड़ी फ्रैंकली आपको बात बताऊं, मुझे सारी जो आपने तकरीर की बात किया तो मुझे एक चीज की बू आ रही है कि कोई नई एमनेस्टी स्कीम बन रही है। क्योंकि जब ये रोना बहुत जरा हो जाता है ना कि यानी कि अमीर टैक्स नहीं देते, तो उसके बाद फिर दूसरी बात ये होती है कि उनको टैक्स नेस्ट में शामिल करने के लिए कि एमनेस्टी स्कीम का इजरा किया जाए ताकि उनको भी टैक्स लिया जाए और इस तरह एक कड़वी गोली निकल ली लेकिन जाए। सर, वेरी सॉरी टू तो इंटरप्ट यू, चेयरमैन FBR ये साफ कह चुके हैं कि मैं एमनेस्टी के हक में नहीं हूं, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई नई एमनेस्टी बन सकती है? यही तो बात होती है कि आपने टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि लोग इस पे क्या कहते हैं, आया कि बात करते हैं भी कि नहीं करते। मुझे ये मेरी सेंस है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि चेयरमैन FBR साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हो कि उन्होंने जो बात की बिल्कुल सही की है। ये मैं अपनी असेसमेंट आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे यही लगता है बात। और दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम खड़ा करना, देखें, सिस्टम खड़ा करने के लिए जरूरत होती है विल की। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास विल है। वो हमने देखे हमारा मसला क्या है, रेंट सीकिंग ये बात है हमारी, यानी कि जो करप्शन कहते हैं हम, अगर हम उसको एलिमिनेट करने के लिए कितने सीरियस हैं, ये डिटरमिन करेगा कि हम नया इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहते हैं या नहीं। ठीक, नहीं तो हर दफा वही होता है, रीब्रांडिंग हो जाती है, थोड़े दिन शोशा चलती है, वो एक दो जगह छापे पड़ते हैं, कुछ छापे इधर पड़े कुछ उधर पड़े, जो बंदा बात कर रहा होगा उस पर स्पेशली छापे पड़ते हैं, बात करने के बाद वो फिर वही की आखिर पे वही की वही बात आती है। आप इन सब की हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे पीपल्स पार्टी PMLN हो, PTI हो, सब ने एमनेस्टी स्कीम दी है। हालांकि PTI बहुत खिलाफ थी कि हम एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, पर उन्होंने भी दी। इसी चीजों को नजर रखते मुझे लगता है कि नई एमनेस्टी स्कीम की कहीं बात हो रही है। और तीसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये क्या कहती है सबको टैक्स नेट में लाने वाली जो बात है, अमीर भी टैक्स, उसके लिए फंडामेंटल चीजें ठीक करने की जरूरत है। मतलब एग्रीकल्चर पर टैक्स की आपने बात की है, ठीक है। अब जो उसका यानी कि मैं देख रहा था इकरामुल हक साहब एक बहुत बड़े यानी कि टैक्स के माहर हैं, वो उनका यानी कि बड़ा नाम है टैक्स में, देख रहे थे उसमें कुछ फंडामेंटल फ्लॉज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए थे कि लोग किस तरह इसको स्किप करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने जो कि बहुत सारे लोग जो थे ना पहले, यानी कि जो अमीर लोग थे,
वो इससे टैक्स बचा लेते थे एग्रीकल्चर से। मगर आपने श्योर करना ये ना हो कि नया टैक्स गरीबों पे लग जाए। सही। हम यानी कि अब छोटा किसान तो पकड़ा जाए, जो यानी कि छोटा किसान हो उसकी थोड़ी बहुत ही इनकम आती है वो तो पकड़ा जाए, सही। जो बड़ी फिश है वो फिर बच जाए, वो फिर एंजॉय करें। और उसके लिए होता क्या है, अब देखिए अब आपके पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं, आपकी हुकूमत पे कौन बैठे हुए हैं, सब बड़े लोग हैं। ऐसे ही यानी वो मेला ओनर यानी कि मीडिया क्या कहते हैं कि उसके हैं लैंडलॉर्ड्स हैं। अब तक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, अब तो मीडिया के लोग जो है थोड़ी देर सहाफत करते हैं, बाद में उधर चले जाते हैं, फिर कहते हैं जनाब कि हम नहीं करेंगे, बाद में फिर आ जाते हैं सहाफत पे, कहते हैं फिर सहाफी मानो। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे तो लगता है कि अभी हमें शायद ये ज्यादा है। हाँ, अगर अगर जो IMF इनको नई ट्रांच नहीं देती तो फिर हो सकता है शायद कुछ चेंज कर लें, अदरवाइज और तो मुझे तो नहीं लगता। ठीक हो गया सर, आपकी बात को आगे लेकर चलेंगे। नईम सिद्दीकी साहब, सर आपको लगता है कि कोई नई एमनेस्टी स्कीम आती है, और अगर आ जाती है तो क्या गरीबों को मजीद टैक्स नेट के बोझ के तले दबना होगा, या फिर अमीर भी, जैसा से अभी बात कर रहे थे रामे साहब, की बड़ी मछलियां कम ही झांसे में आती हैं, बड़ी मछलियों को झांसे में लाने या टैक्स नेट में लाने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? शुक्रिया उमा। देखिए रामे साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट इस किस्म की कोई बात करती है तो उसके बैक एंड में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही होती है। जहाँ तक चेयरमैन FBR ने कहा कि गरीब लोग टैक्स देते हैं, तो आप देखें गरीब में अगर सबसे पहले किसी को आप शामिल करते हैं तो वो सैलरीड क्लास है। ठीक है। अब सैलरीड क्लास 350 अरब जो है ना वो टैक्स देती है। ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जितनी है वो गरीब आदमी देता है। यानी कि मोबाइल पे वो टैक्स देता है, मोबाइल की सिम खरीदता है उस पर टैक्स देता है, वो बिजली का बिल अदा करता है उस पर टैक्स देता है, वो गैस का बिल अदा करता है उस पर टैक्स देता है, वो पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है तो उसमें गवर्नमेंट को जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि अमीरों से टैक्स लेने का तरीकाकार क्या है। देखिए बेसिकली FBR ने कभी सिंसियरली या सीरियसली ये एफर्ट किए ही नहीं कि हम अपनी डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसको कैसे बढ़ाएं। आपके 5-6 सेक्टर हैं, आपने बड़ी कोशिश की, पिछले 8-10 साल से आप सुनते आ रहे हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा, हम मॉनिटरिंग करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, कौन सी चीज़ प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है, एंड यूज़र कौन है, दरमियान में कौन है। तो ये जो 5-6 सेक्टर हैं जिसमें सीमेंट है, बेवरेजेस है, टबैको है, इसमें यूरिया है, इसमें होलसेल सेक्टर है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें मिडिल मैन का जो किरदार है। अब देखिए ना, गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही है कि जी गरीब आदमी टैक्स देता है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कई ऐसे सेक्शन है जिसमें टैक्स लेने में बिल्कुल नाकाम है। सही। और वो ख़ास तौर पे हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट ताजरों पे बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करती है, उनसे टैक्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन गवर्नमेंट का तरीकाकार ठीक नहीं है। अभी जो ये ट्रैक सिस्टम की बातें कर रहे हैं उससे तो बड़ा खुश हो रहे हैं कि ट्रैक सिस्टम लगा वो तो पहले भी लगाया। देखें ना, वो पिछले 5-6 साल पहले भी जबरदस्ती साहब जब चेयरमैन थे उस वक्त भी बातें हो रही थी कि, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। असल बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसीज हैं FBR की। अभी आप देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने पहले आप ही के प्रोग्राम में मैंने यहाँ एक डिस्कशन की थी कि 550 अरब रुपए का पराल और FBR ने कंबाइंड मिल के एक जो है एवियन की टैक्स की, जो कि टैक्स ऑम्बड्समैन के नोटिस में आई और उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने इसको हाईलाइट किया, लेकिन उसके ऊपर आगे कोई बात नहीं हुई। अभी कोई पिछले महीने बल्कि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई जो पिछले 2012 से लेके अभी तक 2024 तक जितने भी सेल टैक्स के केसेस I&I ने बनाए थे और जिसमें उन्होंने FIR'ें काटी हुई थी, लोगों को पकड़ा हुआ था, लोगों के खिलाफ अदालतों में, हाई कोर्ट में गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे केसेस जो हैं वो उनके खिलाफ FBR के खिलाफ कर दिए। उन्होंने FBR की अपील को बिल्कुल जो है ना रिजेक्ट कर दिया। अब इतने सालों में वो लोग जो बिजनेस में थे, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे थे, उनको कितना नुकसान हुआ, उनके बिजनेसेस बंद हो गए, उनको जेलों में डाला गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर इतनी डिमांड डाली गई कि जो कोई सोच भी नहीं सकता, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए की डिमांड डाल दी। और एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो जितनी भी कंपनीज थी, 200 थी, 200 थी, 300 थी, वो एक ही स्ट्रोक में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, अब ये जो हज़ारों अरब रुपए का जो 2700 अरब रुपए का कहा कि जी हमने हमारे अदालतों में फंसे हुए, उसमें मेरा ख्याल है कि ये अभी जब फैसला आएगा तो पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि 500-700 बिलियन तो इसी में ही
उनका चला गया। लेकिन जो उनकी अपने निज़ाम में जो खराबी है उसको ठीक करने की बात बिल्कुल नहीं हो रही, और जो करप्शन का जो एंगल है उसको जो है ठीक करने की कोशिश नहीं हो रही, और जो साहिल है वो पिटता जा रहा है, वो परेशानी का शिकार है। और इंतहाई आज के दिन भी, बल्कि मैं आपको आज के दिन की मिसाल दूं तो आज भी जो बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया है उसे यही कहा गया है कि जनाब इतने पैसे दें, नहीं तो आपका केस ना करेंगे। मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे विक्टिम दिखा सकता हूँ जिनका बेचारों को कोई कसूर भी नहीं है और उनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए की जो टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं ना कि एफबीआर के अपने अंदर की खराबियां या अपनी करप्शन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की जा रही, दूसरों की तरफ देखा जा रहा है। भट्टी साहब, सर ये जब एफबीआर के अंदर की खराबियां या करप्शन की बात होती है, रिफॉर्म्स की बात होती है, उस जानिब कौन नजर दौड़ाएगा? उसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? एफबीआर का खुद क्या रवैया या किरदार होना चाहिए आपकी नजर? देखिए, इसमें सबसे जो बुनियादी किरदार है वो खुद एफबीआर का है। एफबीआर के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए चेयरमैन एफबीआर को तो हमने अपने एक प्रोग्राम में मैं आते ही कहा था कि जो एफबीआर के अपने मुलाजमीन हैं उनके हवाले से उनकी जो एसेट्स इंक्वायरीज हैं वो एफबीआर इंटरनल हवाले से जो है वो ओपन करे। अच्छा, कि जनाब ये करोड़ों नहीं, ये अरबों के मालिक कैसे बन गए, इनके पास पैसा कहाँ से आया, उनको चेक एंड बैलेंस जो है वो कौन करेगा। यानी मुझे आप ये बताएं ना कि सबसे लोएस्ट ग्रेड के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो भी 4 घर बना के बैठा हुआ है। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जी सारे टैक्सेस जो हैं वो तो पाकिस्तान की गरीब आवाम जो जनता है उनकी जेबों से निकाल लिए जाते हैं। ऐसा ही है सर, कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मईशत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फरूख नवाज भट्टी साहब, सर ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको इंटरप्ट किया था कि अभी हम वापस आएंगे तो फिर आपको मौका देंगे, आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर जी, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बात कही कि जहाँ एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ चेयरमैन एफबीआर को ये देखना चाहिए कि जो टैक्स जो है वो जमा करवाया भी जा रहा है उसमें जो बड़े पैमाने पर टैक्स अवेयन हो रही है उसका ख्याल तो इन्होंने रखना है, और वो कोई आम आदमी नहीं कर रहे। मैं सिर्फ उसकी ये मिसाल देना चाहता हूँ कि एक चीज़ की जो है वो 2000 जो है वो 19-20 में या 21-22 में मुझे ये बताएं कि कौन सा G9 का एक ऐसा प्लाजा है जो 1 करोड़ 20 लाख का हो। यानी अरबों रुपए की जायदाद को आप करोड़ों में लिखेंगे तो उसका रिटर्न तो कम बनेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जो इस वक्त क्लब करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये बुनियादी काम जो है आमदन से ज़ायद असासाजात का ये एफबीआर का बनता है। तो एफबीआर को चाहिए कि चाहे वो एफआईए तहकीकात कर रही हो या नैब कर रही हो, तो इसमें जो है ना वो एफबीआर जो है वो जॉइंट वेंचर करे उनके साथ, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे। मैं आपको ये दावे से ये कह रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ जो टैक्स अवेयन हो रही है और ये बड़ी मछलियां कर रही हैं, ये आम पाकिस्तानी नहीं है, तो इनके पास अगर लिस्ट नहीं है तो मेरे पास एक बहुत बड़ा पलंदा है, डेटा मौजूद है। डेटा इनके नहीं, इनका अपना डेटा मौजूद है, और उस डेटे को कौन है जो एक्सेस नहीं करने देना चाह रहा आवाम से। आप मांगे तो सही इनसे डाटा, तो एफबीआर आपको नहीं देगा। तो एफबीआर को एक तो आवाम के हवाले से डेटा मौजूद है वो भी फेक है, आर्टिफिशियल है। बिल्कुल, जो डाटा मौजूद है वो डाटा भी जो है वो ठीक नहीं है। उस डाटे के अंदर अरबों रुपए के स्कैम जो हैं वो पड़े हुए हैं। चेयरमैन एफबीआर साहब जो है जिन्होंने कहा जी कि हमें वो बताया जाए कि कौन सा टैक्स अवेयन है, तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूं कि जनाब मैं आपको जो है मेरे जैसा एक आम छोटा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करने को तैयार है। कम से कम 70 से 80 अरब रुपए का जो है वो टैक्स अवेयन है। आए मेरे साथ करें बात, और वो पैसा तो कम से कम कौम को मिले ना। इस बात को कंटिन्यू करते हैं। रामे साहब, सर आपको लगता है कि हुकूमती इदारों के पास जो डाटा मौजूद है उस पर काम हो रहा है, या फिर रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात हो रही है कि इसको जल्द मुकम्मल किया जाएगा, क्या रिफॉर्म्स का अमल अभी जारी है? देखिए, आम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई सालों से चल रही है, पता नहीं ये कौन सी रिफॉर्म है। आप देखें ना, जो कि 2000 में जो आया था इनकम टैक्स का आया था, तो वो उसका अभी तक क्या स्टेटस है, पार्लियामेंट ने उस पर क्या किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ये कर रही है एफबीआर, देखिए हम सब इसमें इन्वॉल्व है। हमारा जो बिजनेसमैन है, बटे छोटा बिजनेसमैन भी जो है वो पॉइंट ऑफ सेल का टैक्स नहीं करने दे रहा, सही कदा नहीं करने दूंगा मैं। अभी साहब बैठे था, इनसे पूछे, बिजनेसमैन भी हैं,
क्यों नहीं करने देते? अगर उनके सारे जानी कि उनको गिले हैं कि यहाँ पे गलत केस हो गए, सारी जड़ ही खत्म करें। आप उन चीजों को जो आप फंडामेंटल चीजें उनको ठीक करना शुरू करें, आपकी जड़ खत्म हो जाए। सही है। छोटे से बता रहा हूँ कि आपको छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा नहीं है, जो पॉइंट ऑफ सेल पे आपको ताजर पे आपको हाथ नहीं लगाने देता। दूसरी बात, अगर रिश्वत लेना गुनाह है तो इस्लाम में रिश्वत देना भी गुनाह है। इसीलिए कहा गया रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। आप देखेंगे ना, आप तो गौर करें ना, तो कौन ले रहा है कौन दे रहा है। किसी से मजबूरन ली जाती है, किसी कोई आपको डंडे के जोर पे आके देता, आप उसका काम करते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना, एज ए सोसाइटी जो है, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अदारों को आज आप एफबीआर को सिंगल आउट कर लें, हम भी अभी कर रहे हैं, कल को किसी और को सिंगल आउट कर लेंगे, परसों किसी और को कर लेंगे। ये हमने जब तक अपनी आप जिम्मेदारी नहीं ना लेना शुरू होती है, फंडामेंटल जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। मतलब पॉइंट ऑफ सेल एक सिंपल चीज है, क्यों इसमें डिस्टेंस है? इसमें हम कहते हैं टैक्स एवेजन हो रही है। हम देखें इनकी जगह हम स्टेट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये हमें रोज बताते हैं कि मुल्क मर गया, हमारा पैसा नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, मगर सबकी गाड़ियां भी आ रही हैं, सबको लग्जरी जाने। सर अभी कल हमने इस पर प्रोग्राम किया, पंजाब असेंबली के तमाम सरकारी अफसरान के 526% तनख्वाह में इजाफे का बिल मंजूर हुआ है। तो फिर पैसा कहाँ से आ जाता है? अब ये बात फंडामेंटल जो चीजें हैं ना सोसाइटी की, हमें पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर तीसरी चीज देखें, वोट को हम कहते हैं, इनको वोट कौन देता है? हम लोग ही देते हैं ना। और छोड़ो जी, कोई ना बात ठीक है, जो बरादरी का है, जो चाचे का ताए का जानने वाला है, उसका जानने वाला है, जिसका जानने वाला है, वोट तो उनको पार्लियामेंट में भेजो। हम ही देते हैं ना, कोई और तो नहीं देता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं बात करता हूँ ना, यानी कि हमें एज ए सोसाइटी ग्रो करने की जरूरत है, तो हमें एज ए सोसाइटी ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज देखें, अगर मैं थिंक टैंक से काम करता हूँ, अब थिंक टैंक के लोगों को देखें जो सालों में कितने करोड़पति हो गए हैं, कभी उनका डेटा डाल के देख लें। तो वो सब टैक्स रिफॉर्म्स की बात भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, मगर उनका पूछें, उनसे ना पूछ के बताएं कि यार तो इतने करोड़ों कहाँ से आ गए? आप तो गुर्बत में काम कर रहे थे, लोगों की गुर्बत तो खत्म नहीं हुई, आपकी तो गुर्बत खत्म होगी ना। ऐसा ही है। पूछने वाला कौन है? पूछने वाले भी तो नहीं पूछ रहे ना। हमें एज ए सोसाइटी ग्रो करने की जरूरत है सर। एज ए सोसाइटी तो फिर बात वही आती है, जब तबकाती निजाम है तो फिर अमीर तो नहीं बोलेगा, गरीब पे दोबारा बोझ लाद दिया जाएगा। तो वो अमीर गरीब ना ले वोट उनको ना। आप देखें ना, कोई आपको पता होगा ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा सच्चा है, ये करप्शन नहीं करता, वो चलो जी इसको क्यों वोट देना, कल थाने में काम नहीं आएगा, ये उधर काम नहीं आएगा। आपने उनको एम्पावर कर रहे हैं। आप देखें टैक्स एवेजन के कई तरीके हैं। यहाँ पर जाने की जो गाड़ियों की जाने की बॉडी चेंज होती है, बड़ी गाड़ियों की जैसी नंबर वो चीज रहती है, बॉडी चेंज हो जाती है, वो कौन करता है? मेरे पास तो नहीं है बड़ी गाड़ी, आपके पास नहीं है, ना ही मैं सोर्सेज हम उसको चेंज कर सके, इस तरह बॉडी को नहीं बना लें। ऐसे ही है। लेकिन सिस्टम को जो है ना फंडामेंटली, मैं वही बार कह रहा हूँ, एक को सिंगल हम कर लेंगे पॉइंट आज, कल किसी और को कर लेंगे, मगर उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया सर, आप जिस तरह से बात करें, मैं चाहूंगी नईम सिद्दीकी साहब, सर आप भी कमेंट करें कि अभी जिस तरह एज ए सोसाइटी ग्रो करने की बात हो रही है, या फिर अभी रामी साहब ये कह रहे थे कि सिर्फ मेरा या आपका सोच लेना काफ़ी नहीं है, सोसाइटी के अफराद, फिर वही बात आती है कि तबकाती निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, अमीर अमीर उतर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, ऐसे में कौन सोचेगा किसी का? देखिए, इसकी मेन वजह तो एक ये है कि तालीम की कमी है, और उससे ज़्यादा मॉरल तालीम की कमी है। हमारी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मॉरलिटी के जो स्टैंडर्ड हैं ना, वो गिरते जा रहे हैं। देखिए, हम टीवी पे बैठ के तो बहुत सारी बातें करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद जो दूसरा जो एफबीआर है या कोई भी और जो महकमा है या वापडा है, वो वहाँ पे लोग काम सही नहीं कर रहे। लेकिन एक पार्ट ये भी है कि निज़ाम अगर ठीक हो तो रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों के पास अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएंगी कि वो रिश्वत दें। अब यहाँ निज़ाम ऐसे हैं, लोग इस बात से नहीं डरते कि हमें टैक्स देना है। देखिए, मैं आपको बड़ा एक्सपीरियंस की ये बात बता रहा हूँ, ये मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस है। मेरी 45 इयर्स की बिजनेस लाइफ है और मैंने बड़ी ही सोबतें बर्दाश्त की हैं एक टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से, और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आप टैक्स देते हैं कि नहीं देते। वहाँ पे इतना लिटिल डिसीजंस किए जाते हैं कि वो किसी के बस में भी नहीं होते। और दूसरी बात है कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड कायम करना है तो एफबीआर एक स्टैंडर्ड कायम कर दे कि जो फर्स्ट एजुकेशनल लेवल है, जहाँ पे एसी डीसी आपकी
रिटर्न लेता है, उसको असेस करता है, तो वहाँ पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, मैं ना ट्रिब्यूनल कहता हूँ, ना कमिश्नर अपील कहता हूँ, ना हाई कोर्ट कहता हूँ, मैं कहता हूँ जितने वहाँ पे उस केस से मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं, वो उन फैसलों का एहतराम करें, उनको माने, क्योंकि ये मेरा फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने टर्न ऑन किया हुआ है दूसरे रेफरेंसेस में, तो मैं अपने इदारे का टाइम ज़ाया ना करूँ, मैं इस एसएससी का टाइम ज़ाया ना करूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऑनर करूँ और कहूँ चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया हुआ है और मेरे से ये गलती है तो मैं ये नहीं करता। ठीक होता क्या है, एक आदमी पे अगर 10,000 रुपये टैक्स लगना है तो वो उसके ऊपर 1 लाख रुपये टैक्स लगा देते हैं। लोग इस चीज से डरते हुए रिश्वत देते हैं। रिश्वत देने की और कोई वजह नहीं है। अगर आप ये बीच में से ह्यूमन एलिमेंट खत्म कर दें, POS लगा दें, आप हर कंट्रोल कर लें, आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दें, आप इंपोर्ट में भी 15 दिसंबर से उन्होंने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है जिससे टोटल डिजिटलाइजेशन होगी, जिसमें टोटल ऑटोमेशन होगी। अगर ये कर दें तो किसी को रिश्वत नहीं देगी। जब देखें, जब हर आदमी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सेम है ना, मतलब अगर एक आदमी ने एक चीज के ऊपर 10,000 रुपये टैक्स दिया है, या एक बंदे ने इनकम पे 10,000 टैक्स दिया है, दूसरा बंदा जो है वो जीरो पे निकल जाता है, या स्मगलिंग कर लेता है, या दूसरी एलिमेंट यूज करता है, या पोरस बॉर्डर की ऐसे वो स्मगल करवा लेता है, तो जब ये डिस्पैरिटी सोसाइटी में आएगी तो आप कंपेटिटिव नहीं रहते, आप मार्केट में जाकर प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। तो वो जो शरीफ आदमी जिसकी रामे साहब बात कर रहे हैं, जो ऑनेस्ट आदमी है, उसका फिर बिजनेस का स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो बिजनेस कर नहीं सकता। अच्छा सर, आपने अभी सजेशन दी ना कि ये जो ह्यूमन एरर है इसको अगर खत्म करें तो शायद जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हमारे जितने भी लोग हैं ना जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वो उन सोसाइटी में जाते हैं जो अटमोस्ट मोरालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन है हर चीज़ की, और वो वहाँ से पढ़ के आते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। आप यकीन करें, कोई एक छोटा सा मॉडल सिटी बना दें, कोई एक छोटे सा ऐसा, लेकिन सर बन भी जाए तो क्या उस पर फॉलो करेंगे लोग या नहीं करेंगे, ये भी तो सवाल है ना। इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा मसला है। आपको एक मिसाल दी कि RTO LTU कराची के कमिश्नर ने जाके एक मेडिसिन की दुकान पे जाके उनको जबरदस्ती सेल टैक्स में रजिस्टर किया और 81 बिलियन रुपीस का वहाँ पे मैं रामे साहब की जानिब बढ़ना चाह रही हूँ। एक मिनट, बिल्कुल पूछिए सर, मैं एक सवाल उनसे करना चाह रही हूँ। सर, अभी जैसा से नईम सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं ना कि ह्यूमन एरर अगर खत्म हो जाए तो बेहतरी आ सकती है, यही बात अभी जो है वो चेयरमैन FBR ने भी की कि हम सनतकारों से और सरमायादारी जो है बेहतर बनाने के लिए ताजरों के पास ये जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स हैं इनका सफाया करेंगे तो मुकम्मल तौर पे रिफॉर्म्स हो जाएंगे और सिस्टम में बेहतरी आएगी। क्या ये पॉसिबल है? जी रामे साहब। देखिए, मैं पहले भी ये बात कर रहा था, रिफॉर्म तो हम बड़ी देर से नाम सुन रहे हैं ना। मेरा ख्याल जब हम पैदा बने हुए होंगे तब से हम ये बात कर रहे हैं कि रिफॉर्म हो रही है, रिफॉर्म हो रही है। बात यह है कि हम मेरा ख्याल कहता है हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर रिफॉर्म की नहीं ओवरहॉलिंग की जरूरत है अब हमें। क्योंकि इस सिस्टम में जो होता है ना, आप जो भी रिफॉर्म ले आए तो जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं या बात हो रही है वो आपको नहीं चलने देंगे। बात तो यह ना, गाड़ी इतनी मार्केट अच्छी हो, अगर उसका ड्राइवर ही निकम्मा हो तो आप क्या करेंगे? वो ड्राइवरी कहने के ठोक देगा। इसी तरह जब तक आप इसको सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है, आप सिस्टम को नए पैरामीटर्स पे बिल्ड करें। सर, आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल रेज हो रहा है, जो मौजूदा पॉलिसीज हैं क्या ये इसी तरह अगर कंटिन्यू रहती हैं तो मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा हो जाएगा? ओवरऑल बात कर लेते हैं। चलिए, आप भी हंस लें, मैं भी हंस लेता हूँ। सर, ब्रेक की जाने में बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक के भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कोट करेंगे और महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं 3-4 महीने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा, जानेंगे अपने मेहमानों से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, क्या अगर वो इसी तरह कंटिन्यू रहती हैं तो मुआशी तरक्की का ख्वाब मुकम्मल हो सकेगा या नहीं हो सका? फिर नवाज भट्टी साहब, सर मैं चाहूँगी कि इसका जवाब आप भी दे दें, क्या मुआशी तरक्की का प्लान मुकम्मल होगा, नहीं होगा? देखें जी, हमारी तो दुआ है कि जो मुआशी तरक्की है उसका ख्वाब भी मुकम्मल हो और लोगों को रिलीफ भी मिले। लेकिन जिस तरह अदारा जाती हवाले से गुफ्तगू हो रही है, अभी अपना इससे पहले जो है वो मेरा भाई कह के गया है कि जी हम एक एक अदारे को सिंगल आउट नहीं करते। तो भाई अगर हम सारे अदारों को भी जो है वो साथ मिला लें तो देन भी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इशू है वो बहरहाल FBR का है, क्योंकि टैक्स का इकट्ठा करना और टैक्स के मामलात को ठीक करना वो FBR की बुनियादी जिम्मेदारी है।
और चेयरमैन एफबीआर की ही जिम्मेदारी बनती है ठीक है कि वो इस्लाहात जो है उसका आगाज एफबीआर से करे। अभी कस्टम की आपने बात की कि जी कि कस्टम के हवाले से जनाब वो हमने वहाँ से हटा दिए। अगर इस स्टोरीज के बैकएंड पे जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें बुनियादी तौर पर जो है वो कस्टम के लोगों को हटाना कोई मसले का हल नहीं है। अच्छा फिर कौन देखेगा? इन्होंने कहा जी इन्फोर्समेंट का एक डिप्टी चेयरमैन लेवल का बंदा होगा, नीचे 3 4 5 और लोग होंगे। अब किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी है ना। मतलब है कि जिम्मेदारी बजाय इसके कि जो उनको ठीक किया जाता उनसे लेकर आप एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं। और उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि ये तो वो है जो टैक्स के हवाले से अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन उससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके यहाँ इस वक्त क्या हो क्या रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो आप किसी भी पेट्रोल पंप की मेजरमेंट चेक करवा लें, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की भी आप करवा लें, तो वहाँ पर भी आपको ईरानी मिक्सिंग जो है वो पेट्रोल मिलेगा। तो ये क्या पेट्रोल उड़ के आ जाता है बाहर से? उसकी चेक एंड बैलेंस का जो है वो पूरा सिलसिला जो है वो होना चाहिए। अगर वहीं टैक्स नेट में ले आए, देखें बात यह है कि आप ज़रा आसान कर दें ना चीज़ों को, उसी को टैक्स नेट में ले आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास जो है वो नादरा का आईडी कार्ड। हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं चेयरमैन एफबीआर और एफबीआर वाले अगर संजीदा हैं तो नादरा के आईडी कार्ड के ऊपर आपकी फैमिली ट्री भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, आपकी प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, उसकी वैल्यू भी मौजूद है। आप उसको असेस करें और उसके बाद आप देखें कि चीज़ें कैसे ठीक होती हैं। यानी एक बड़े साहब हैं, बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जी लैंड क्रूजर पर, साथ उनके साथ जो है वो लोग हैं जनाब जो आगे पीछे गाड़ियों में हैं। वो मोटरवे पर जैसे ही इंटर होते हैं उन्हें मोटरवे वाला कहे कि सॉरी जनाब आप नहीं जा सकते आगे, ये आपने इतना टैक्स पे करना है, ये टैक्स क्लियरेंस करवाएं फिर आप आगे जाएं। लेकिन आपका तो ये मतमा नजर ही नहीं है। आप तो आम आदमी, आम ताजरों को जो आसान टारगेट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में आप पैसे ले रहे हैं हर एक से, पानी पर, पेट्रोल पर, यानी खाने पीने की तमाम अशिया पर, बच्चों की अद्वियात पर, आम इंसानों की अद्वियात पर, और अद्वियात के ऊपर जो है वो टैक्स की शरह जिस तरह बढ़ाई जा रही है, आप तो जिंदगियां मुश्किल कर देंगे। दूध के ऊपर आप देख लें, ये वो बुनियादी इश्यूज हैं जो मेरा आपका पाकिस्तान की हर फैमिली का इशू है। ये है एक ह्यूमन इशू। जब तक आप ह्यूमन इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और आप ये कहेंगे कि निज़ाम की दुरुस्तगी हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। और कितने लोग हैं जनाब, ये एफबीआर का काम आप कह रहे हैं कि निज़ाम की दुरुस्तगी नहीं हो सकती। नईम सिद्दीकी साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ये कह रहे हैं कि 3 से 4 माह कमी आएगी महंगाई में और ये तवक्को है कि ये कंटिन्यूटी में आएगा, फिर शायद महंगाई बढ़े। अगर 3-4 महीने महंगाई कम है तो वो कैसे कम है, और अगर बढ़ने वाली है तो फिर वो कितना बोझ आएगा? देखिए, हमारा मार्कअप जो पॉलिसी रेट था वो 10 जून को 22% था। ऐसे ही उस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, और गवर्नमेंट कंट्रोल इसीलिए कर रही थी कि मार्कअप रेट को बढ़ाया जाए। अब गवर्नमेंट ने मार्कअप रेट कम करना शुरू कर दिया। अब पॉलिसी रेट जो है वो तकरीबन 6 माह में 9%, 900 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, जो कि इस वक्त 13% पे है। अच्छा, अब ये है कि गवर्नमेंट को ये फियर होता है कि जब हम इस किस्म की एक्शन करते हैं तो वो फिर पैसा मार्केट में आता है, सर्कुलेशन होती है, एक्सपेंडिचर होती है, इम्पोर्ट बढ़ जाती है। जब इंपोर्ट बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक फिर जो है ना आप दोबारा इन्फ्लेशनरी उसमें चले जाते हैं और आपका इन्फ्लेशन जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पहले भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बेसिकली एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ जब भी जीडीपी ग्रोथ हुई है ना वो सर्कुलेशन भी हुई है, या इकोनॉमिक की जो मूवमेंट है उसमें हुई है। जब पैसा ज़्यादा आया है, इंपोर्ट ज़्यादा हुई है, तो हमने देखा कि हमारी ग्रोथ 6% तक चली गई थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंपोर्ट को कर्ब करना शुरू कर दिया, डिमांड डिस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता आपका इन्फ्लेशन जो है वो डाउन होना शुरू हो गया, लोगों की कुव्वत खरीद कम होना शुरू हो गई। अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया है कि जी कोर इन्फ्लेशन जो है वो फर्दर कम होना है। ये कोर इन्फ्लेशन बेसिकली यही है कि आप बाजार में जो जाते हैं, छोटी चीज़ें जो खरीदते हैं, सब्जी, आटा, दाल, ये वो फूड इन्फ्लेशन की कमी की बात करें। लेकिन अभी एक दूसरी सूरत हाल भी ये है। एक तो सूरत ये होती है कि आपके पास मार्केट में सरप्लस गुड्स आ गए और आप जाते हैं तो माल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, डिमांड कम है, तो वो प्राइसेस कम हो जाती हैं।
एक दूसरी कोर इन्फ्लेशन एक ये भी होता है कि जब आपके पास बाइंग पावर ही नहीं होती, यानी कि आपकी बाइंग कैपेसिटी नहीं होती, आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो शटर हो जाती है, आप अपना बजट मेंटेन नहीं कर सकते। आपके पास जो इनकम होती है आप उसको प्रॉपरली आप सब सेक्शंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो आप कुछ एरियाज को कंप्रोमाइज़ करते हैं, मतलब आप कहते हैं चलिए मैं 2 किलो को आलू लेने हैं तो मैं 1 किलो ले लूँ, मैंने आटा 10 किलो लेना है तो 5 किलो ले लूँ। तो आपने देखा हो तो ऑन द कंट्रेरी पाकिस्तान में शरह गुर्बत में इजाफा हुआ है और वक्त के साथ साथ जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा गुर्बत की तरफ टिल्ट हुए हैं। तो ये स्टेट बैंक की तरफ से जो इशारे आ रही हैं, स्टॉक मार्केट के बढ़ने की बातें हो रही हैं, वो क्या है? अच्छा देखिए, स्टॉक मार्केट तो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है इस वक्त स्टॉक मार्केट की। इस वक्त ऑलमोस्ट दुनिया की नंबर 2 परफॉर्मिंग मार्केट है पाकिस्तान की। अब उसमें गवर्नमेंट समझती है कि हमने जो इकोनॉमिक मेज दिए हैं, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो समझते हैं मुल्क में आई है, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में आई है, उसकी वजह से एक तो आईपीओज नहीं आई हैं, मतलब इसी साल 7 नई कंपनियों का आईपीओज हुआ है, ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, एफडीआई में कॉन्फिडेंस आया, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है, यूके के साथ आपका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन जो है और रिमिटेंस जो है वो इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है और रिमिटेंस बेहतर हुई है। आप $36 बिलियन इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि जब हम 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाएंगे। $350 मिलियन अभी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है ऑन द चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बातें हो रही हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है जो कि 22% इधर आ गई और अगले जून तक उम्मीद है जो है ये तकरीबन सिंगल डिजिट में आ जाएगी। इस तरह सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है उसने ग्रो किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अब कर रही है। खासतौर पे आपने देखा होगा पीछे SCO कॉन्फ्रेंस हुई है, सऊदी अरब का वफद आया है, अभी ताजिकिस्तान से वफद आया है, अभी चाइना से 31 दिसंबर से 4 तक वो लोग आ रहे हैं। तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रेजुअली और स्लोली हो सकती है गवर्नमेंट शेप अप करिए, इसको कहते हैं रीशेपिंग ऑफ इकोनॉमी। सर हमें क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है, माजरत के साथ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है। नाज़रीन, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया और आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह निगहबान।